नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 18 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 18 का जो पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में शुरू हुआ। तो अगर बात करें पंचायती राज की, तो इसको भारत के सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को भारत की राजस्थान राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पंचायती राज को राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। इसको राजस्थान का एक जिला था नागौर जिला, याद रखना है। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज को सबसे पहले शुरू किया था। अच्छा, राजस्थान में शुरू किया, लेकिन कब किया, ईयर कौन से थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को भारत की राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया जाता है। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एसपीटेट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपके लिए ये रेंज बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके लिए मिलने वाली है 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मतलब कि आप हमारी लाइव क्लासेस को बाद में कभी भी शाम को आराम से देख सकते हो। आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप आराम से हमारी क्लासेस को बाद में देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, साथ में मिलने वाले आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स, जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। बहुत ही डिटेल से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बात करें आपके पंचायती राज की, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचायती राज है वो जब शुरू किया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज भारत के किस अनुसूची में जो है वो पंचायती राज की बात की गई है। तो अगर बात करें पंचायती राज की, तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, इसमें किसकी बात की गई है, पंचायती राज की बात की गई है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला जो 11th शेड्यूल है वो आपकी पंचायती राज की बात करता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए कि कौन सा भाग भारतीय संविधान का, कौन सा भाग ऐसा है जो कि पंचायती राज की बात करता है। देखिए, शेड्यूल 11वीं अनुसूची, और भाग की बात करें तो पार्ट 9, भाग 9। तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज की बात करता है, और अनुसूची कौन सी, अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज की बात करता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस होता है वो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। तो आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको आप संविधान संशोधन कहेंगे, 73वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992-93 में। ये जो है वो किससे जुड़ा है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कभी कभार कि पंचायती राज में कुल विषय कितने हैं। तो कुल विषय की बात करें तो पंचायती राज में कुल विषय 29 विषय है। कितने विषय है, कुल विषय 29 है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि पंचायती राज को अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। तो पंचायती राज को अपनाने वाला भारत का जो दूसरा राज्य है वो बना था आपका आंध्र प्रदेश। पहला राजस्थान का नागौर जिला है, और दूसरा जो बना था वो याद रखना, वो कौन सा, आपका आंध्र प्रदेश बना था। और बलवंत राय मेहता कमेटी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर जो है वो पंचायती राज भारत में त्रिस्तरीय बनाया गया। तो किस कमेटी की सिफारिश पर जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे पंचायती राज भारत में है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको आप आईएसटी भी कहते हैं, जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, आईएसटी लाइन जो है वो जीएमटी लाइन से कितनी आगे। ये जीएमटी लाइन विश्व की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो कि पूरी दुनिया के समय का निर्धारण करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, इसको 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी कहते हैं। अच्छा, भारत की जो आईएसटी लाइन है, भारत की जो, ये भारत है और ये भारत की समय रेखा है, और भारत में एक ही टाइम जोन है। भारत में कितने टाइम जोन है, भारत देश में
एक ही टाइम जोन है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो समय रेखा है वो, भारत जो है वो जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये बात आपको याद रखना है। भारत कितना आगे है, 5.5 घंटे आपका जीएमटी से आगे है, इस बात को आपने याद रखना है। मान लो इंग्लैंड में अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रही है, 5.5 घंटे। भारत जो है हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से भारत का समय आगे रहने वाला है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत की जो समय रेखा है वो कितने डिग्री में है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भारत की जो आईएसटी लाइन है वो 82.5 डिग्री, कितने डिग्री में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये कितने राज्यों से जाती है, तो ये मान लो भारत है, और भारत की जो समय रेखा है वो कितने राज्यों से जा रही है, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5। तो भारत की जो आईएसटी लाइन है वो भारत के 82.5 डिग्री में भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से वो 5 राज्य, तो इसके लिए एक ट्रिक है, यूपी, छत्तीस, आम खा गया से कुछ नहीं, उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखना, यूपी, छत्तीस, आम खा गया उड़ीसा में। यूपी से यूपी, छत्तीस से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश, उड़ीसा से उड़ीसा। तो ट्रिक था यूपी, छत्तीस, आम खा गया उड़ीसा में। ये ट्रिक है भारत की मानक समय रेखा, भारत की कौन सी, आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य। तो ट्रिक है यूपी, छत्तीस, आम खा गया उड़ीसा में। यूपी से यूपी, छत्तीस से छत्तीसगढ़, आम से 2 राज्य, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, और उड़ीसा से उड़ीसा। तो ये सारी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। हमने देखा कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री में है, भारत का समय कितना आगे चल रहा है, और भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। हर एक बात हम डिटेल से देख चुके हैं, और वो कौन कौन से राज्य हैं हमने ट्रिक के माध्यम से वो भी याद कर लिए हैं। इसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। बोले भैया खारे पानी की झील कौन सी नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्ट वाटर लेक। तो ऐसी झील जो खारे पानी की झील नहीं है, तो आप दूर से यहाँ पे आंख बंद करके इशारा यहाँ पे मार सकते थे, इस गोले को भर सकते थे अगर आप ये पेपर दे रहे होते थे। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत आपको परीक्षा में जाके नहीं करने हैं। वुलर झील भारत की, मैं कई बार बता चुका हूँ, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो अगर बुलेट झील की बात करें तो ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, भारत के जम्मू कश्मीर में। तो ये मीठे पानी की, तो इसके अलावा सारी की सारी कैसे हो जाएगी, खारे पानी की हो जाएगी। तो बुलेट झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, ऑप्शन की सभी झीलों को एक बार डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चिल्का झील। अगर बात करें चिल्का झील की तो भारत की उड़ीसा राज्य में है। और अगर चिल्का झील की बात करें, बहुत दफ़ाई परीक्षाओं में सीधी पूछी जाती है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो आपकी चिल्का झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। भारत के उड़ीसा राज्य में है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है पुलिकट झील। देखिए अगर बात करें आप पुलिकट झील की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। अगर बोलेगा सबसे बड़ी लैगून तो चिल्का है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के क्या पूछेगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून कौन सी है, तो वो आपकी पुलिकट झील है। और पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों में आती है। 84% तो आती है आंध्र प्रदेश में, और आपकी 16% जो भाग इसका आता है वो कहाँ पे आता है, तमिलनाडु में आता है। फिर आपकी सांबर झील, सांबर झील आपकी राजस्थान में है, और ये भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय खारे पानी की अंतस्थलीय झील है, मतलब कि इनलैंड, जो कि भूमि के अंदर है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी इनलैंड लेक कौन सी है, तो वो आपकी सांबर झील है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, बात करें भारत की झीलों की, भारत की झीलें बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ मुख्य झीलों की बात करते हैं। बहुत बार जितनी भी झीलों में नाग लगा होगा, नाग, या जैसे कि आपका अनंतनाग, बैरी नाग, शेष नाग, नागिन झील, जितनी भी नाग वाली झीलें होगी वो कहाँ पे होगी, जम्मू कश्मीर में होगी। और वुलर झील भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपकी एक डल झील भी है, डल झील। और डल झील की बात करें, इसको श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि श्रीनगर का गहना इस झील को कहा जाता है। तो डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। अच्छा, भारत की एकमात्र ऐसी झील जिसके अंदर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो वो है लोकटक झील। भाई बहुत दफ़ा ये परीक्षाओं में पूछी जा रही है, टेट परीक्षाओं में। भाई लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील भारत की ऐसी झील है जिसके अंदर क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर।
तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर की किस झील में है? लोकटक झील। और अगर लोकटक झील की बात करें तो यहाँ पर है केबुल लामाजाओ। कौन सा है? केबुल लामाजाओ एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी ऊंचाई जो है वो अगर मैं बताना चाहूँ तो 17,487 फीट है। और चोलामू झील भारत की सिक्किम में, ये भी पूछा जाता है भारत के कहाँ पर है? सिक्किम में है। और सिक्किम के लोग चोलामू झील को तसोह लामो भी कहते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है भारत की ऐसी झील जिसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से हुआ है। तो भारत की ऐसी झील जो उल्का पिंड के टकराने से बनी है तो वह है लोनार झील। भाई लोनार झील भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और ये कैसे बनी है? एक उल्का पिंड आता है और सीधा पृथ्वी से टकराता है और उसके कारण क्या बनती है? भारत में लोनार झील का निर्माण होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेमनाड। कौन सी है? वेमनाड झील, जो कि केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। भाई कितनी लंबी है? 96.5 किलोमीटर लंबी झील है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द नेशनल सर्विस स्कीम? राष्ट्रीय सेवा आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? अगर बात करें राष्ट्रीय सेवा आयोग जिसको आप एनएसएस कहते हैं, इसका जो आदर्श वाक्य है वो नॉट मी बट नहीं हूँ, बट यू, मैं नहीं आप। तो अगर बात करें राष्ट्रीय सेवा आयोग की, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना, ये बार बार टेट परीक्षाओं में पूछी जा रही है। 24 सितंबर 1969 को जो है वो एनएसएस की नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, नेशनल सर्विस स्कीम। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1969 को। और याद रखना है महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर, जब महात्मा गांधी का 100वां जन्मदिन होता है उस पर जो है ये इसकी स्थापना की जाती है। यह किसके अधीन जो है वो आपका जो एनएसएस है वो काम करता है? तो ये जो है वो भारत सरकार का युवा मामले और जो खेल मंत्रालय है उसके अधीन जो है वो आपका एनएसएस काम करता है। एनएसएस के साथ आपने एनसीसी बहुत बार जो है वो टेट परीक्षा में सुना होगा। एनसीसी की जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1948 को जो है वो क्या हुई थी? एनसीसी की स्थापना है। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें एनसीसी की, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात करें, इसका आदर्श वाक्य क्या है? ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका आदर्श वाक्य है एकता जिसको बोलते हैं यूनिटी और अनुशासन। एकता और अनुशासन बोले भैया, यूनिटी और डिसिप्लिन। तो ये आपको डिटेल से याद रखना है, एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। आपका किसका? आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनसीसी का। ये एनसीसी और एनएसएस दोनों अगर यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में किन के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अगर बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है वो क्या मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बहुत दफ़ा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका स्वामी विवेकानंद थे, इनका बचपन का नाम क्या था? तो अगर इनके बचपन के नाम की बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो क्या था? इनके बचपन का नाम। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इनके माता और पिता की भी बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनकी जो माँ का नाम था, इनकी माँ का नाम था आपका माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी, पूछा गया है परीक्षाओं में। और पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। तो माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और खुद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा भारत में मेजर ध्यानचंद, यहाँ पे अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस या मेजर ध्यानचंद खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद या राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में 29 अगस्त कब मनाया जाता है? भाई डिटेल से याद रखना है, 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है। और इन्हीं को जो है हॉकी के जादूगर और राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार, भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम अब बदल के क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस बात को आपने याद रखना है।
और अगर बात करें भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री की, तो राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये सारी की सारी बातें आप बार बार यहाँ पे याद रख सकते हो। परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। अच्छा, ये हम कुछ जयंती पढ़ रहे थे, और बेहतरीन तरीके से हम जो है वो जयंती को पढ़ रहे थे। अगर यहाँ पे बात करें कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है, तो अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की जयंती की, तो इनकी जयंती जो है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है। उसी प्रकार एक लाला लाजपत राय, ये भी महान व्यक्ति थे भारत की, इनकी जयंती जो है वो 28 फरवरी को मनाई जाती है। तो ये सारी क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आपने ज़रूर याद रखना है। कुछ एक नए क्वेश्चन परीक्षाओं में हर वीडियो से आने वाला है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई। वो ये क्वेश्चन देखो चर्चा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो उस नेता का नाम बताइए, तो वो नेता थे लाला लाजपत राय। भाई लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उन पर लाठियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा बरसाई गई, और जब लाठियाँ बरसाई गई तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनका तो ये थे लाला लाजपत राय। तो कहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध करते इनकी मृत्यु हुई, बोलेंगे लाहौर में। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, किस नाम से, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। इनकी कुछ फेमस पत्रिकाएं जैसे कि द पीपल किसकी पत्रिका है, तो द पीपल जो है वो लाला लाजपत राय की पत्रिका है। एक पत्रिका है इनकी द पंजाबी, तो द पंजाबी और द पत्रिका दोनों की दोनों पत्रिका लाला लाजपत राय के जो राय है इनके द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, आपने सुना होगा लाल बाल पाल, ये सारे के सारे गरम दल के नेता थे। चाहे आपका बाल गंगाधर तिलक है, आपका लाला लाजपत राय है, बिपिन चंद्र पॉल है, आपका तो याद रखना है लाल बाल पाल, गोपाल कृष्ण गोखले आपके नरम दल के थे, ये आपके गरम दल के नहीं थे। तो और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, तो वो की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। देखिए, अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनके द्वारा दो मुख्य पत्रिकाएं, समाचार पत्र निकाले गए थे। मराठी भाषा में निकाला था इन्होंने केसरी, मराठी भाषा का जो इनका पत्र था उसका नाम था केसरी। तो मराठी भाषा का था इनका पत्र केसरी। और अगर बात करें इनका अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी भाषा में इनका पत्र का नाम था मराठा। देखो कितना बढ़िया बात है, मराठी भाषा में जो इनका समाचार पत्र उसका नाम था केसरी, और अंग्रेजी भाषा में जो था पत्र उसका नाम था मराठा। तो ये दोनों पत्रिकाएं किसकी थी, तो मराठा और केसरी, ये दोनों पत्रिकाएं आपकी बाल गंगाधर तिलक की थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी मान्यता प्राप्त भाषाओं की, या सॉरी मैंने क्वेश्चन ही यहाँ पे आंसर बता दिया, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है यहाँ पर जो है वो भाषाओं की बात की गई है। तो कितनी भाषाएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 22 भाषाएं हैं। लेकिन पहले ही 22 भाषा नहीं आई, जब भारत का संविधान बना था तो उस समय भारत के संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बाद में जुड़ी। अच्छा, 8 भाषाएं कैसे कैसे जुड़ी, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ। पहले 8 ही अनुसूची होती थी, लेकिन अब जो है वो कितनी हो गई है, धीरे धीरे अनुसूचियों को भी जोड़ा गया, 12 अनुसूची वर्तमान में हो चुकी है। अच्छा, बात करें भारतीय संविधान में पहले 14 थी, फिर 15वीं कौन सी आई, तो 15वीं जो भाषा भारतीय संविधान में आई वो कब आई, तो 21वां संविधान संशोधन होता है, वो कब होता है 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो होता है, इसके तहत भारतीय संविधान में 15वीं भाषा को जोड़ा जाता है। और 15वीं भाषा जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई उसका नाम क्या था, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वो थी सिंधी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बाद 3 भाषाएं भारतीय संविधान में एक साथ जोड़ी गई, कौन कौन सी, तो याद रखना 71वां जो संविधान संशोधन 1992-93 में होता है, इसके तहत भारतीय संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। और ट्रिक है नमक, ट्रिक क्या है, नमक ट्रिक कैसे रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं भारतीय संविधान में एक साथ जोड़ी जाती है। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और
कोंकणी कौन सा संविधान संशोधन? तो याद रखना, नमक जो भाषाएं हैं वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ी जाती है, जिसको आप बोलेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये तीनों ही भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये हो जाती है 18, और 18 के बाद अब 4 भाषाएं और भारतीय संविधान में जोड़नी थी। कौन कौन सी जोड़ी? तो आइए मेरे साथ, इसके बाद जोड़ी आपकी 52वां संविधान संशोधन 2003। कौन कौन सी जोड़ी? तो BDMS बोले, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या बोलेंगे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 4 भाषाएं भारतीय संविधान में एक साथ जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये सारी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में 22 भाषाएं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में है। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लिया करो, हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, जरूर लिख लिया करो। अच्छा, 8वीं अनुसूची में अक्सर कौन सी भाषाएं ऑप्शन में ज़्यादा दी होती, जो नहीं होती है? तो एक तो भोजपुरी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है, भोजपुरी। और दूसरी अंग्रेजी। तो अंग्रेजी और भोजपुरी ये मान्यता प्राप्त भाषाएं नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।